हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सिनम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BEGC 132 सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 की यूनिट वन ठीक है, विच इज़ प्रोपोजिशंस बाय सुजीत मुखर्जी। ठीक है, ये हमारी आज का सब्जेक्ट होने वाला है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके एग्ज़ाम भी नियर है एंड ये मेन सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आंसर्स मतलब इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं क्वेश्चन पेपर में, दैट्स मैं आपको इसको अच्छे से समझा रही हूँ। और मैंने आपको काफ़ी फ्री क्लासेस और भी चैनल पर प्रोवाइड करा के बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो आप वो जाके भी ज़रूर देख लेना। सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हैं इस सब्जेक्ट का, सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आप देख लेना क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखना पता है उससे बहुत बेटर रहता है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और मैं अभी रिसेंट मतलब आने वाले टाइम में और भी इसकी सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड ऑल की वीडियोस लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी एग्ज़ाम्स है तो थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए, तो इसके मैंने और भी चैप्टर डाल रखे हैं, आप वो भी जाके देख लो, आपको हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा उस चैप्टर में क्या है, बाकी फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर ऐसे स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको उसके बाद क्या क्या आ जाएगा। अब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, विच इज़ लाइक एमिनेंट स्कॉलर्स एंड commentators have criticized the stepmotherly treatment given to India literary studies and tradition vis-a-vis Western literature and a culture in our universities and have attributed this lapse to four reasons. Means four reasons हम पहले पढ़ लेते हैं। तो colonial hangover resulting in love for Western culture and a continuation of English studies to the neglect of study in Indian culture and literature. Second है the emphasis on modernity that has diminished the importance of Indian literature which is mistakenly viewed as an Asian tradition and therefore anti-modern। यानी कि मतलब उसका सेकंड क्या हो जाएगा कि उन्होंने मॉडर्निटी पे एम्फेसाइज करा है बाहर के लिटरेचर पे, मतलब ये बता रहे हैं, सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का इंडियन लिटरेचर से कि वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि बहुत मॉडर्न है, बहुत वेस्टर्न कल्चर है, तो वो लगता है कि हमारे इंडिया को मतलब हमारे इंडियन के कल्चर से वो लोग मैच नहीं कर पाते। ठीक है, उसी बारे में ही इंट्रोडक्शन है, तो हमें इसको इतना, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं आपको समझा देती हूँ उसको बहुत लाइक ईजी वे में जिससे आपको हेल्प मिले। सो हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ पे हमें करना है एनालिसिस ऑफ द पॉइंट्स लिस्टेड इन द इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन में पॉइंट थे यहाँ जो लिस्टेड दिए हुए थे उसको यहाँ पे समझा रहे हैं अच्छे से। तो यूजुअली इसमें क्या है ना, अभी ये लोग वेस्टर्न और इंडियन कल्चर को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसी बारे में आपको ये पूरा बता रहे हैं। वाइल देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेरिट एंड वैल्यू इन व्हाट हैज़ बीन सेड इन डिफेंस ऑफ इंडियन लिटरेरी एंड कल्चर ट्रेडिशंस। मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें जो कही गई हैं इंडियन लिटरेचर के डिफेंस में। ठीक है, हम इसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ लाइक हमारे आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये वाला, ये सबको बढ़ना है हमें अबाउट, तो वो सब हमें अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेनली यही बता रहे हैं कि इंडियन लिटरेचर और वेस्टर्न के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है ओ ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट एंड नेवर बी टू वन शल मैट। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई ईस्ट कल्चर मतलब हमारे इंडिया का कल्चर हमारे इंडिया है और वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न है, वो दोनों मिल नहीं सकते। ओके, द सोल्यूशन टू रूट आउट दिस perceived bias and discrimination in favor of Western tradition as against Indian tradition does not lie in either or but in and it has been inclusive। मतलब ऐसा कहते हैं कि बाहर का जो लिटरेचर है वो बेटर है, लाइक वो इंग्लिश लिटरेचर वो बेटर है और इंडियन को वो अच्छे से नहीं मानते हैं, उसी बारे में ये पूरा लिखा है। फर्दर ओरल ट्रेडिशन एंड रिटन टेक्स्ट आर टू डिस्टिंक्ट जनरल्स। लाइक जनर होते हैं ये दो अलग है, लाइक ओरल और रिटन ये टू अलग जनर होते हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है ना, व्हेन यू हियर द वर्ड लिटरेचर वी यूजुअली एसोसिएट विद बुक्स। मतलब कि व्हेन यू हियर द वर्ड, जब आपको एक लिटरेचर वर्ड सुनते हो तो हम यूजुअली उसको एसोसिएट कर देते हैं, उसको मतलब एसोसिएट मतलब उसको हम मान लेते हैं कि बुक से रिलेटेड ही होगा ये। द रिटन वर्ड मतलब कि द रिटन वर्ड मतलब बुक से रिलेटेड होगा। बिफोर राइटिंग वॉज डेवलप्ड पीपल स्टिल टोल्ड स्टोरीज एंड पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस। मतलब जब बिफोर राइटिंग वॉज डेवलप, जैसे कि जब लिखना नहीं डेवलप हुआ था, जब लोग नहीं जानते थे लिखना, तभी भी लोग स्टिल अपनी स्टोरीज़ को पास ऑन करते थे बाय जनरेशन टू जनरेशन, कैसे बोल के। मतलब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे ही वो पहले अपने ट्रेडिशन को बोल के वो एक जनरेशन को बताते थे। जैसे दादा जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने अपने बच्चे को बताया, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, ऐसे करके वो पास ऑन करते थे अपने ट्रेडिशन को बोल बोल कर, जब लिखना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, सो मैनी क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर फ्रॉम द Iliad, the ancient
Greek epic to the Ramayana and the Mahabharata, द क्लासिक इंडियन एपिक्स. मतलब कि ऐसे ही बहुत लिटरेचर ऐसे हुए जो पास ऑन करते हैं, जैसे कि एशियन ग्रीक एपिक लिटरेचर वहाँ का जो है वो इलियाड कुछ ऐसे होता है, जैसे हमारा है रामायण महाभारत, राइट. वर पास डाउन ओरली बिफोर बीइंग रिटन डाउन. मतलब ये पास डाउन कैसे हुए, ओरली पास डाउन हुए. मतलब कि इनको पहले लिखा नहीं गया था कि फर्स्ट चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज़ सीधा रामायण हो रही थी और कोई लिखने लग गया. नहीं, रामायण हुई, फिर जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई. वहाँ रामायण में जो लोग थे उन्होंने आगे जनरेशन को बताया कि ऐसे हुआ था, उन्होंने बताया आगे कि ऐसे हुआ था, एंड देन जाके एट द एंड फिर जाके किसी ने इसको लिखा, रिटन डाउन करा. ओके. द अर्ली प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द एपिक ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज़ नोन एज द ओरल ट्रेडिशन. जो पहले एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जब हम बताते थे अपनी ट्रेडिशन के बारे में, उसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन. ये आपको याद रखना है. ओरल ट्रेडिशन किसको बोलते हैं? द ओरल लिटरली ट्रेडिशन हैज़ सर्वाइव्ड मैनी एजेस. आपको मतलब कैसे, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि ओरल ट्रेडिशन के बारे में लिखो, तो आप क्या है उसमें आंसर डाल सकते हो. आप वहाँ लिख सकते हो द अर्ली प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द एपिक ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज़ नोन एज ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, इस लाइन को नोट डाउन कर लो. अच्छा पॉइंट बन सकता है ये एक आपके नोट. आप इसको, हाँ ये मैं आपको बोलना भूल गई थी, और साथ साथ में नोट डाउन करो तो आपको अच्छे से ईजी रहेगा. तो इस लाइन को नोट डाउन कर लो. ठीक है, आपको ये लिख देना ओरल ट्रेडिशन के बारे में ये होता है जो लाइक ट्रांसमिट होता है ओरल बाय जनरेशन, जो हम बातें बोल बोल के पास ऑन करते हैं. जैसे हम सुनते हैं ना कि हमारे दादाजी ने ये कहानी सुनाई थी पापा को, पापा ने हमें सुनाई, ऐसे होता है ना, वही बात है, उसको ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं. ठीक है, तो द ओरल लिटरली ट्रेडिशन हैज़ सर्वाइव्ड मैनी एजेस एंड इज़ टुडे परसर्व्ड एज रिटन टेक्स्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस. मतलब ओरल लिटरेचर जो ट्रेडिशन है हैज़ सर्वाइव मैनी एजेस, मतलब बहुत मैनी एजेस से उसने सर्वाइव करा, मतलब बहुत सालों तक वो रहा. फिर बाद में जाके उस सबको प्रिजर्व करा, मतलब उस सबको संभाल के हमने टेक्स्ट में डाल दिया. लोगों ने पहले ओरल ट्रेडिशन के थ्रू बातें सुनी, एक से सुनी, फिर दूसरी जनरेशन ने सुनी, फिर तीसरी ना, फिर एंड में जाके उसको लिखा गया है. ठीक है, जैसे कि दिस इज़ अगेन अनदर इंस्टेंस वेयर टू डिस्टिंग्विश जनरल्स एनरिच ईच अदर. जैसे कि वाल्मीकि रामायण इन द ओरल ट्रेडिशन इज़ एन इंस्पायरिंग. ठीक है, एज तुलसीदास रामचरितमानस कंपोज्ड इन हिंदी और अवधी एंड राज गोपालचारीज रामायण रिटन इन मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है, जैसे तुलसीदास जी की हिंदी और अवधी में लिखी गई है, वाल्मीकि जी की रामायण ओरल ट्रेडिशन में लिखी गई है, उनको ओरली किसी ने बताया होगा फिर उन्होंने लिखा. और जो राजगोपालचारी जी की रामायण है वो मॉडर्न इंग्लिश में लिखी गई है. टुडे वी हैव नॉट वन बट मैनी रामायण. हमारे पास आज के टाइम में एक नहीं बहुत रामायण है, ईच विथ इट्स ओन कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस. हर रामायण के अपने खुद के कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने अपनी तरह से उसमें लिखी हुई बातें अपने खुद के फ्रेम में, मतलब अपने रेफरेंसेस दे के लिखी है हर रामायण में. जैसे कि देयर आर मैनी ग्रेट पोइट्स सच एज कंबन, कृष्टि भाषा, तुलसीदास एंड एकनाथ. ये हमारे कुछ ग्रेट पोइट्स थे. ठीक है, आप इनके नाम लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने आंसर में अपने आंसर शीट में इनके नाम मेंशन करें तो बहुत इम्पैक्टफुल आंसर लगेगा कि हाँ स्टूडेंट को कुछ आता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है. टू द नेम लाइक है ना, टू नेम अ फ्यू who have composed and retold the story of Ramayana in their own language with example drawn from local cultures and embellishing the story with interesting local flavors. Means इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से रामायण को लिखा, लोकल कल्चर को अडॉप्ट करके, एम्बेलिशिंग स्टोरी विथ इंटरेस्टिंग लोकल फ्लेवर्स. एम्बेलिशिंग मतलब उसको स्टोरी को सजाया अपने लोकल फ्लेवर्स के साथ. ठीक है, ऑल द वाइल प्लेनिंग होमेज टू वाल्मीकि एज द आदि कवि, द फर्स्ट पोइट. ठीक है, एंड ऑल्सो फीलिंग फ्री टू क्रिएट ऑन देयर ओन. दिस इज़ हाउ ओरल ट्रेडिशन हैज़ बिन कंटिन्यूसली नर्चर्ड इन इंडियन सोसाइटी एंड इट्स ट्रेडिशन प्रिजर्व्ड इन रिटन टेक्स्ट. तो इस तरह से हमारा जो ओरल ट्रेडिशन था वो कंटिन्यूसली नर्चर मतलब पाल पोसता हो रहा वो इंडियन सोसाइटी में, और इस तरह से हमने उसको एंड में जाके अपने रिटन टेक्स्ट में उसको प्रिजर्व कर लिया. ठीक है, सो हम पढ़ेंगे ऑल्सो व्हाट इज़ मेंट बाय वेस्टर्न लिटरेरी कैनन. वेस्टर्न लिटरेरी कैनन मतलब क्या है? द वेस्टर्न कैनन इज़ द बॉडी ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर बिसाइड्स वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड वर्क ऑफ आर्ट दैट रिप्रेजेंट हाई कल्चर. तो वेस्टर्न कैनन मतलब क्या हो गया? वेस्टर्न कैनन इज़ द बॉडी ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर बिसाइड्स वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक एंड वर्क एज आर्ट रिप्रेजेंट हाई कल्चर. हाई कल्चर in the western context means the set of cultural products both literary and artistic held in the highest esteem by the literate and aristocratic classes of Europe and North America.
उनके लिटरेचर के बारे में वो बता रहे हैं कि वेस्टर्न लिटरेचर, ये कैनन, ये सब क्या है, विच इज़ लाइक सिंपली लाइक हाईली कल्चर्ड फुल म्यूज़िक वर्क आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनका है। वेस्टर्न intellectual tradition that continues from ancient classic times to the present high culture refers to the taste of preferences of a elite of society in contrast of the popular culture that has a mass appeal। तो उनका कल्चर सिंपली ये एशियन कल्चर है विच जो कि वो मतलब एक एलीट मैनर में उसको सोसाइटी में लाते हैं अपनी पॉपुलर कल्चर के थ्रू, जिसकी मास अपील लोग करते हैं। ऐसे में वो अपना कल्चर मतलब लोगों के हिसाब से वो अपना कल्चर ला के बनाते हैं। जैसे हमारा ट्रेडिशनल कल्चर क्या है ना, इंडियन कल्चर क्या होता है, कुछ लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, बट वेस्टर्न वाले वो बनाते ही ऐसे जिसकी मास अपील हो, तो लोग यूजुअली उसको अडॉप्ट कर ही लेते हैं। द वर्ड कैनन इज़ ड्राइव फ्रॉम एशियन ग्रीक कांस, ठीक है। तो कैनन वर्ड कहाँ से आया है, एशियन ग्रीक से आया है, मीनिंग अ मेजरिंग रॉड और अ स्टैंडर्ड एंड इट्स अप्लाइड एज अ टेस्ट टू जज द क्वालिटी ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। तो इसका मतलब क्या होता है, कैनन मतलब होता है मेजरिंग रॉड, इसका मतलब होता है मेजरिंग रॉड और अ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड या फिर अप्लाइड एज अ टेस्ट टू जज द क्वालिटी ऑफ एन लिटरेरी वर्क, मतलब एक तरह का टेस्ट जो जज करते हैं उस लिटरेरी की क्वालिटी को, ठीक है। सिंस आर ट्रेडिशन एंड कल्चर आर डिफरेंट फ्रॉम दैट वेस्ट, हम जैसे कि आपको पता है हमारा ट्रेडिशन वेस्ट से बहुत अलग है। इट इज़ इनफेसिबल टू अप्लाई वेस्टर्न कैनन्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस इंडियन लिटरेचर। तो ये बहुत मुश्किल होगा और नासमझी होगी वेस्टर्न कैनन्स को अपने इंडियन लिटरेचर में अप्लाई करना, अपने इंडियन लिटरेचर के एसेंस को समझने, मतलब एसेंस को समझने के लिए उसका यूज़ करना इज़ अ वेरी लाइक स्टूपिडिटी टाइप ऑफ थिंग। तो सुजीत मुखर्जी ऐसे propositions is an attempt to write a different kind of literary history other than the chronologically narrative of English Western literature, to sanitize the reader to the difference between two distinct literary traditions and find a new methodology to write Indian literary history। तो इसमें जो सुजीत मुखर्जी है उन्होंने ये चीज़ बताने में हेल्प करी है कि कैसे कोई हमारा जो ट्रेडिशन है उसको क्रोनोलॉजिकली नरेट कर सकता है विदाउट वेस्टर्न के तरीक़ों से, और अपने हमारे जो और ये चीज़ को बताया है कि ये दो चीज़ें अलग हैं और कैसे हम इसको अलग अलग अपने इंडियन तरीके से लिख सकते हैं। इस बारे में हमें आगे ये जो ऑथर है सुजीत मुखर्जी, उन्होंने ये चीज़ को इलाबोरेट करा है, तो हम वो पढ़ते हैं भी, ठीक है। तो अब हमारा आ गया सुजीत मुखर्जी, अबाउट द ऑथर सुजीत मुखर्जी के बारे में ये। तो सुजीत मुखर्जी कब बॉर्न हुए थे, वो हुए थे 1930 में और 2003 में एंड मतलब उनका डेड हो गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये, अगर आप सिंपली लिख दोगे ना आंसर में सुजीत मुखर्जी और ये डेट की 1930 to 2023, तो इसमें भी आपको मतलब जो चेक करेगा ना एग्जामिनर, वो देखेगा भाई इसको इतना डिटेल पता है बच्चे को, तो वो पास आउट कर देते हैं। तो ये मेजर से कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, ओके। बहुत सिंपल है, 1930 में वो बॉर्न हुए, उसी 30 का आप अपोजिट लाइक 30 को उल्टा करके लिख दो 03, उसमें वो ऐसे हुए हैं, ठीक है ना। 2000 था तो 9, बहुत कॉमन सा ना याद करने की बात है ये। वॉज अ राइटर, क्रिटिक, पब्लिशर एंड ट्रांसलेटर। सुजीत मुखर्जी एक राइटर थे, क्रिटिक थे, पब्लिशर थे और ट्रांसलेटर थे। मतलब ट्रांसलेट मतलब चीज़ों मतलब अलग अलग लिटरेचर को अलग भाषा में ट्रांसलेट करते थे। वाइल हिज एकेडमिक राइटिंग इन मेनली द एरिया ऑफ इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब उन्होंने मेनली किस में काम करा था, ट्रांसलेशन के काम में काम किया था उन्होंने, कि वो चीज़ों को ट्रांसलेट करते थे, मतलब एक बुक को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे क्या कहती है। हिज नॉन एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड 6 बुक्स ऑन क्रिकेट, जो इनकी नॉन एकेडमिक जो इन्होंने बुक्स लिखी है वो है, उसमें से 6 बुक इनकी क्रिकेट को मतलब क्रिकेट के बारे में लिखी थी इन्होंने। द मोस्ट वाइडली नोन बीइंग द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन क्रिकेटर, इनकी जो बहुत नोन बुक फेमस हुई थी वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन क्रिकेटर बाय सुजीत मुखर्जी। आप ऐसे करोगे तो आपको बुक आ जाएगी। तो वो बुक में क्या था, वो एक क्रिकेटर के बारे में लिखी थी। दिस बुक कैप्चर्स द रोमांस ऑफ क्रिकेट प्लेड इन अननोन प्लेसेस, कि अलग अलग जगह पे लोगों को कितना प्यार है क्रिकेट से, एंड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट इट मेंट टू ले द फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट विच हैज़ ग्रोन इनटू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन कंट्री। और ये आइडिया को उन्होंने समझाया था कि क्या हम कर सकते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्स की फाउंडेशन, जो हमारी स्पोर्ट्स की नींव है, वो अच्छे से मतलब पावरफुल बन सके, अच्छे से दृढ़ हो सके, ताकि जो हमारे देश का सबसे प्रिय लोगों को जो पसंद है वो गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम इन जो कंट्री है, वो और ग्रो कर सके थे। तो ही हैज़ ट्रांसलेटेड बुक फ्रॉम, देखा मैंने आपको बताया वो ट्रांसलेट करते हैं, तो पता चलेगा क्या ट्रांसलेट किया। तो ही हैज़ ट्रांसलेटेड बुक्स फ्रॉम
बंगाल टू इंग्लिश, बांग्ला टू इंग्लिश, उन्होंने बांग्ला लैंग्वेजेस की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. दैट इंक्लूड टैगोर्स गोरा एंड बुद्धा देवा बोस महाभारतर कथा. मीन्स जो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं कौन है, उनकी जो बुक थी गोरा, विच इज़ रोट ऑन बांग्ला लैंग्वेज, बांग्ला मतलब बंगाली भाषा में वो लिखी थी, उनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा. एंड जो बुद्धा देवा बोस की महाभारत करके जो बुक थी महाभारत कथा, उनको भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, विच इज़ टाइटल द बुक ऑफ युधिष्ठिर. एज अ critic, his two work on translation as a discovery and translation as a recovery need special mention. एज अ critic उनकी जो 2 बुक है जो बहुत ही मतलब ट्रांसलेशन की चुनकी थी, जो कि बहुत ही जिसको काफ़ी वाहवाही मिली, ऐसी उनकी जो बुक थी, ऐसी उनकी 2 बुक्स थी. ठीक है. एज अ हिज अदर बुक्स आर, जैसे ये 2 बुक थी गोरा बाय टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड बुद्धा देवा बोस की जो थी महाभारत कथा. ठीक है. कथा मीन्स महाभारत कथा, महाभारत कथा. ओके, इट्स लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट कि महाभारत की कथा आएगी, ऐसे ही होगा ये. एंड हिज अदर बुक्स आर द ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो इंडिया फिक्शन एंड टूवर्ड्स द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द बेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ सुजीत, qualities of head and heart is one of form of quotation from a student in Australia, the Gunu narrators, the quote by Professor Sachinanand Murthy. ओके, तो उनके जो इनका जो बेस्ट ट्रिब्यूट सुजीत मुखर्जी के लिए क्या है, उनके एक ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट ने उनके लिए ये कोट लिखा था, कोटेड बाय प्रोफेसर सचिनानंद मूर्ति. जो सचिनानंद मूर्ति ऑस्ट्रेलिया में उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने एक कोट लिखा है. कोट क्या लिखा है उन्होंने, ये हम याद कर लेंगे, आप इसको अपने आंसर में मेंशन भी कर सकते हो कि सुजीत मुखर्जी के जो स्टूडेंट ने उनको डेडिकेट करके, मतलब उनको ट्रिब्यूट देके एक कोट लिखा था, जो कि है, दे टोल्ड मी यू वर डेड, दे ब्रॉट मी बिटर न्यूज़ टू हियर एंड बिटर टीयर्स टू शेड. आई वेप्ट एज आई रिमेंबर्ड हाउ ऑफन यू एंड आई हैड टायर्ड द सन विद टॉकिंग एंड सेंट हिम डाउन द स्काई. ओ माई गडनेस, क्या ब्यूटीफुल मीनिंग्स है इस लाइन की. मतलब वाओ, आप मतलब इट्स लाइक दे ब्रॉट मी अ बिटर न्यूज़ टू हियर एंड बिटर टीयर्स टू शेड. मतलब कि वो लिखा है कि दे टोल्ड मी यू आर डेड, मतलब मुझे कहा कि आप डेड हो गए हो. दे ब्रॉट मी बिटर न्यूज़ और लाइक हियर और बिटर टीयर्स टू शेड, उन्होंने मुझे कड़वे सच बताया और आंसू दिए. आई वेप्ट एज अ रिमेंबर्ड, उन्होंने कहा कि आई वेप्ट मतलब मैंने अपने आंसू पोंछे जब मुझे ये याद आया कि हम लोगों ने कैसे कितना मतलब बातें करते करते सन को नीचे मतलब आसमान से नीचे लाए. मतलब कि हमने इतनी बातें करी हैं कि आसमान से होते ना, दिन भर बातें करते रहे. कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं जिनसे हम बहुत बातें करते हैं कि टाइम का ही पता नहीं चलता. तो ये उस तरह का रेफरेंस देकर समझाया, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग. मतलब बहुत डीप है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना 2-4 बार तो आपको समझ में आएगा. इट्स लिटरली लाइक हैट्स ऑफ टू दैट लाइन्स. हम पढ़ते हैं आगे सम एक्सर्प्ट्स फ्रॉम सुजीत मुखर्जी प्रीपोजिशंस. अच्छा, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना. अच्छी लगे तो लाइक भी करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा. कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो, विदिन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा. So the simultaneously presence of a single literary language is probably as true of our Asian literary culture as it is of the middle and modern phases, and any new model of literary history we hope to construct out to be able to accommodate this fact. Okay, हम पढ़ लेते क्या क्या है ये सब. आई गेस ये बहुत लॉन्ग चैप्टर होने वाला है, हमें इसकी 2 वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि एक में तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी. बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एलैबोरेट इट फॉर यू. तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर बाकी मैं इसको सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगी, तो आपको सेकंड पार्ट भी देख लेना. सो राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ अ संस्कृत लिटरेचर अप टू 12th सेंचुरी इज़ ईजी. मतलब संस्कृत लिटरेचर, राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर अप टू अबाउट द 12th सेंचुरी इज़ ईजी. मतलब 12th सेंचुरी तक संस्कृत का लिटरेचर था, उस बारे में लिखना बहुत ईजी होता था. एज संस्कृत वॉज अ प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज टिल दैट टाइम. मतलब 12th सेंचुरी तक संस्कृत एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज थी. मतलब हमारे यहाँ पे संस्कृत ही लैंग्वेज मतलब अच्छे से उसको डोमिनेटिंग लैंग्वेज, जैसे अभी हिंदी है ना, ऐसे उस टाइम संस्कृत थी. मोस्टली सब लोगों को आती थी वो टाइप के बारे में टिल द 12th सेंचुरी. तो आपको ये याद रख सकते हो कि संस्कृत का कब तक सबको आती थी, 12th सेंचुरी तक आती थी. तो आप ये लिख सकते हो, राइटिंग हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर अप टू अबाउट द 12th सेंचुरी इज़ ईजी बिकॉज एज संस्कृत वॉज द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज टिल दैट टाइम. It is when we extend the review of our literally passed down to the 20th century, the diachronic
strategy seems no longer valid for at least the last 5 centuries, when we have had no single dominant language of literature, the literary achievements of which we can locate the link of chronological sequence. मतलब कि 20 सेंचुरी तक हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज ही नहीं थी, कोई ऐसी डोमिनेंट लैंग्वेज ही नहीं थी जिसमें हम बोल लें. मतलब बहुत लैंग्वेज उस टाइम पे पॉपुलर चल रही थी, किसी को नहीं होता था कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह मतलब हर जगह ऐसे होते हैं ना, हर जगह चल जाएगी कोई भी. जैसे आजकल इंग्लिश हो गई है, आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं भी जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया, राइट. ऐसे पहले 12th सेंचुरी तक संस्कृत होती थी. So we need a broad spectrum view of our literary past as the basis of an alternative mode of literary history. ठीक है, we must learn to recognize our literary culture not merely by the literary text contained in it, but also as an outcome of various other factors operating at that time and place. मतलब आप तब यही नहीं देखते थे कि लिटरली क्या है, और भी वेरियस एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ते थे वो टाइम पे, और वो चीज़ें असर करती थी कि क्या टाइम है और क्या प्लेस है. Once we are prepared to cross and recross language barriers in search of patterns of literary history, मतलब जब हमने once we cross and recross language barriers, जब हमने language barriers को पार कर दिया लिटरल हिस्ट्री लाइक अपनी लिटरेचर हिस्ट्री को सर्च करने के लिए, some preliminary explorations can be undertaken to see what meanings can be read into our literary past by deliberate rearrangement of the available material. ओके तो उसमें था कि फिर हमें मतलब हमें खोज करके पता चला कि मतलब हम क्या ऐसे मिल सकता है हमें जो हमारे पास्ट को भी हमें बता दे, और बहुत अच्छे से उस चीज़ों को रीअरेंजमेंट करके अवेलेबल मटेरियल से उसको हम लिख के अपने जो हमारा पास्ट है उसको प्रिजर्व कर सकें. ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. बहुत सिंपल है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बस पास्ट की लिटरेचर के बारे में ही लिखा है कि कैसे लिटरेचर हमारा लाइक कैसे हमने उसको लैंग्वेजेस में उतार के लाइक रिटन डाउन करा. सिंपल ऐसे, अलॉन्ग विद टेक्स्ट ऑथर आर मैटर ऑफ बेसिक कंसर्न टू लिटरली हिस्ट्री. इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर हिज कंसर्न गेट्स अंडरलाइंड बाय द फैक्ट दैट टेक्स्ट ऑफ अननोन ऑथरशिप एज वेल एज ऑथर्स ऑफ अनडिस्कवर्ड टेक्स्ट अबाउंड इन लिटरली हेरिटेज. दिस विल इनेबल टू रिलेट आवर लिटरली कल्चर टू द मेक्स ऑफ आवर लिटरेचर, टू द मेकर्स ऑफ आवर लिटरेचर. मीन्स तभी क्या होता था, कुछ बातें होती थी ना जो पता ही नहीं होता था किसने लिखी है, तो उसी बारे में कि अनडिस्कवर्ड ऑथर जो होते थे, जो मतलब हमें पता ही नहीं, अननोन ऑथरशिप कि ये किसने लिखा है. आज भी हम कितने कोट्स पढ़ते हैं जो आते हैं अननोन है, तो हम उनको मतलब इस तरह से फिर हम उनको एक तरह से डेडिकेट नहीं कर पाते, उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख के गए. ओके, सो व्हेन अ टेक्स्ट बिलोंग टू अ लैंग्वेज ऑफ इट कंपोजिशन एंड ऑथर रिमेन्स अटैच टू द लैंग्वेज ऑफ हिज मास्टरी. तो इसलिए अभी क्या होता है, जब भी हमें कुछ मिलता है तो उसमें लिखा होता है कि इसका ऑथर कौन है, किस लैंग्वेज का मतलब कौन है, ताकि हमें पता चल जाए उसको किस लैंग्वेज में मास्टरी थी और कैसे उसने किस माइंडसेट से ही लिखा हुआ. ठीक है, लिटरली फ्रॉम कैन ट्रैवल फ्रीली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. एक जो लिटरेचर है वो बहुत ही अच्छे से ट्रैवल करता है, बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में. हैंस अ स्टडी ऑफ हाउ लिटरली फॉर्म्स हैव मूव्ड अराउंड इन इंडिया विल मेक अ वायबल यूनिट ऑफ एक्सप्लोरेशन फॉर लिटरली हिस्ट्री. मतलब इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना ट्रैवल करा है. क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जैसे मान लो साउथ के जो लोगों ने अपनी लैंग्वेज को बोल के थ्रू अपने लिटरेचर के थ्रू इस चीज़ को ट्रैवल करके नॉर्थ तक ले गया. आज कितनी चीज़ें जो साउथ की है वो यहाँ भी होती है, और जो नॉर्थ की है वो साउथ में होती है. इट्स लाइक ट्रैवल बहुत ईजिली हो गया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. ठीक है, एज विथ लिटरली फॉर्म्स और विथ लिटरली कन्वेंशंस द स्पेल्स ऑफ प्रीविलेंस और डिक्लाइन वुड बिकम अपेरेंट व्हेन वी परस्यू देम from Sanskrit one language to another. That a dominant language of literature like Sanskrit transmitted as English transmitted as now its convention to another language given us obvious time of inquiry. मतलब वो टाइम पे संस्कृत को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा. ठीक है, संस्कृत लिटरेचर ट्रांसमिटेड एज इंग्लिश, एंड अभी इंग्लिश ट्रांसमिटेड नाउ इंग्लिश में ही रहता है, और अगर उसको ट्रांसलेट करना तो कोई अदर लैंग्वेज में कोई कर सकता है. जैसे इंग्लिश को हम हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश को तेलुगु में, इंग्लिश को इसमें. Provide convincing grounds to regard all literature India as a part of same literary culture. There is yet another kind of affiliation which we may call tradition, after qualifying the term suitable by attaching it to the primary text from which the tradition has descended. Purposeful research may uncover possibilities of one such seminal text germinating other texts. The phenomenon we have called tradition here, and the presence of many such traditions would be strengthen the integrate view of literature.
ओके, जो कि हमें होता है लाइक जो अनकवर पॉसिबिलिटीज़ जैसे कि सेमिनल टेक्स्ट और जर्मिनेटिंग अदर टेक्स्ट। जर्मिनेटिंग अदर टेक्स्ट मतलब नए नए टेक्स्ट को जन्म देना और वही टेक्स्ट को लाना जो पुराने थे उन सबको चला के जो हमने ट्रेडिशन बनाया है, इससे हमारे जो व्यू हमारे लिटरेचर को व्यू था वो बहुत स्ट्रेंथन हुआ एंड ऑल। और है जस्ट एज वॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिफर बट इंडियन म्यूजिक रिटेन इट्स आइडेंटिटी सिमिलरली, द लैंग्वेज में डिफर बट नीड नॉट डिस्टर्ब द आइडेंटिटी दैट इज़ इंडियन लिटरेचर। मतलब कि जस्ट एज वॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की जो वॉइस है सेम वैसे ही वो अलग हो सकती है, बट इंडियन म्यूज़िक रिटेन इट्स आइडेंटिटी, बट वो आइडेंटिटी इंडियन म्यूज़िक की रिटेन करके रखता है। सिमिलरली ऐसे ही भाषा अलग हो सकती है बट वो जो हमारी फीलिंग्स है वो एक ही रहती है, ठीक है। तो अब है द नीड फॉर अ न्यू मैथोलॉजी टू राइट इंडियन लिटरेचर हिस्ट्री। तो जो कि सुश्री मुखर्जी ने करा है, उन्होंने न्यू मैथोलॉजी को लाया ताकि हम इंडियन लिटरेचर को अच्छे से लिख पाए, यही उनका मेन मोटिव था। तो ये उसी बारे में अभी लिखा है 1.4। ओके, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इसे हम अपने सेकंड में कवर करते हैं, हमारे सेकंड वीडियो में इसको कवर करेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। आप मेक श्योर सेकंड वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि आपने फर्स्ट देखी आपको अच्छे से समझ आया तो सेकंड पढ़ोगे तो वो भी अच्छे से समझ आएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, क्योंकि ये चैप्टर के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर देखो। ओके, सो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे हमारा यहाँ से। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन और कमेंट करके पूछ सकते हो। मेक श्योर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखो, चैनल पे विजिट ज़रूर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।